अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ मोहम्मद अली और आज इस पॉडकास्ट पे हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, ही इज़ द सीईओ ऑफ हिज कंपनी। हिज कंपनी नेम इज़ डायनेमिक एविएशन सर्विसेज। वो वहाँ के सीईओ हैं, फाउंडर मेंबर हैं। तो आइए आज हम उनसे गुफ्तगू करते हैं कि उनकी जो फील्ड है उसके इंसाइट्स देते हैं, डिटेल्स देते हैं कि वो हमें क्या बता सकते हैं जिससे हमारी नॉलेज में मजीद इजाफा हो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? ठीक हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत शुक्रिया रोजे सर, सही आपने लग हमें रहे हैं टाइम आपके? दिया। रोजे रख रहे हैं आप? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी जी जी, बोलिए। सर बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। अ, वेलकम। सर आप इजाज़त दे तो मैं सवालों का सिलसिला आपसे शुरू करूं। जी प्लीज गो अहेड, आई एम रेडी। थैंक यू सर। अच्छा सर, ये बताइए कि आपकी जो कंपनी है इसकी कोई स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस है जिसको ये टारगेट करती है, या ये ओवरऑल सबको ही टारगेट करती है? ये बड़ा ब्रॉडर कैनवस का सवाल है। इसमें होता ये है कि आपके पास, क्योंकि मेरे पास हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। फॉर इंस्टेंस, अगर आपको बताऊं कि मेरे पास कोई 30 साल का एक्सपीरियंस है ट्रैवल्स का। और जो टूर्स में जो है, जो हमारा कोर बिजनेस है आजकल, उसमें हम आए हैं 2011 से। क्योंकि हम जॉब कर रहे थे और कंपनीज हमारे साथ थी, जिस कंपनी में हम काम कर रहे थे उनके क्लाइंट थे। तो ये रिलेशनशिप के ऊपर डिपेंड करता है बिजनेस, जो ट्रैवल का बिजनेस। अब तो बहुत सारे बिजनेस जो है ना, वो रिलेशनशिप के ऊपर ही, जितनी आपकी रिलेशनशिप है स्ट्रांग है, वो कहते हैं ना, जितना आपका बड़ा नेटवर्क है उतनी आपकी नेटवर्थ है। तो ये है सिलसिला। अब क्योंकि आप कंपनीज अपनी अपनी कंपनी फॉर्म की है हमने, तो लोगों को पता चला और उसी से वर्ड ऑफ माउथ भी बहुत काम करवाता है। और मेन चीज होती है कि आप किस तरह से डिलीवर कर रहे हैं जो सर्विसेज आप कमिट कर रहे हैं। तो कहते हैं ना कि ओवर कमिट करके अंडर डिलीवर करना बड़ा खतरनाक होता है। ऐसा और ही है। अंडर कमिट कर रहे हैं और ओवर डिलीवर कर रहे हैं, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड इल्यूमिनेटिंग थिंग्स। तो उसमें ये है कि कस्टमर हमारे पास रिपीट कस्टमर्स हैं, कॉर्पोरेट कस्टमर्स भी हैं। कॉर्पोरेट कस्टमर्स की डिमांड बहुत होती है। वो डिस्काउंट्स बहुत लेते हैं और पैसे थोड़ा देर से देते हैं। क्रेडिट बहुत ज्यादा होता है। आजकल जो आयाटा है, उसने पाकिस्तान में अब रिसेंटली कोई 6-8 महीने पहले 10 दिन की फोर्टनाइट कर दी है। पहले महीने की थी, फिर 15 डेज की हुई, अब 10 दिन की फोर्टनाइट हो गई है। तो अब ट्रैवल एजेंट जो है ना, वो मुतामिल नहीं हो सकते ज्यादा क्रेडिट देने के। तो अपने आप को भी स्ट्रेटन करना पड़ेगा ट्रैवल एजेंट को। और यही सारी चीजें हैं कि जो कि हमें आगे लेकर के जाती हैं। अगर हम साथ साथ नहीं चलेंगे चेंजेस के, क्योंकि चेंजेस आर इनएविटेबल। अगर चेंजेस एक्सेप्ट नहीं करेंगे आप, तो फिर आप वही पैरारोकियल कन्वेंशनल स्टाइल में काम करते रहेंगे। जी। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि जो स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम होता है तो इसका क्या प्रोसीजर है, आप कैसे करवाते हैं, थोड़ा सा बताइए। इसमें कुछ काउंटर पार्ट्स हैं पाकिस्तान में भी और अब्रॉड भी। जैसे कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूएसए हो गया, यूके हो गया, यहीं मोस्टली लोग जा रहे होते हैं। यहाँ मलेशिया देख ले लीजिए। आजकल सेंट्रल एशियन कंट्रीज का भी थोड़ा सा वो चला है कि वहां भी लोग जा रहे होते हैं। राजस्थान हो गया और जगह हो गई, चाहे जो रेफरल आते हैं उनको हम डेफिनेटली अपने काउंटर पार्ट से डिस्कस करते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स लेके असेसमेंट करवाते हैं। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अंग्रेजी की या इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी टेस्ट, वो बहुत जरूरी होता है। स्टूडेंट्स आ तो जाते हैं, बट दे डोंट नो कि उनको फर्स्ट स्टेप करना क्या है। फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आप आइल्स करें, पीटीई करें। तो इन सारी चीजों को पहले करके फिर आप जाएं, क्योंकि वो टाइम जाया हो जाता है। फिर आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं, कंसल्टेंट कहता है कि भाई ये करने की जरूर है, आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें होती है। फिर उसमें ये है कि हम बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो हमारे काउंटर पार्ट्स हैं, उनके साथ एफिलिएटेड हैं। हमारे साथ भी एफिलिएटेड हैं कुछ कंपनीज, कुछ यूनिवर्सिटीज इनफैक्ट। तो हम उनसे एडमिशन मंगवाते हैं। फॉर इंस्टेंस यूएसए हो गया, वहां से I-20 मंगवा लिया आपने, फिर आपका पूरा प्रोसेस किया, ये सारा हम खुद करते हैं। सर जी। कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया होता है, कोई रिक्वायरमेंट होती है स्टूडेंट्स की टू बी एलिजिबल टू स्टडी अब्रॉड, कोई स्पेसिफिक? जी हाँ, उसमें ये होता है कि कोई गैप नहीं होना चाहिए आपकी स्टडीज में। आप फॉर इंस्टेंस आपने इंटरमीडिएट किया, तो आप जैसे जैसे आपकी तालीम है उसी हिसाब से फिर आपके एडमिशन होता है कोर्सेज के अंदर। तो फॉर इंस्टेंस कोई ऐसा स्टूडेंट है जो हमारे पास आ रहा है, उसने
को 5 साल पहले अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और अब इंटरेस्टेड हो रहा है पढ़ने के में, तो उसके जो 5 साल का अरसा है, उस 5 साल के अरसे में उसने किया क्या, जॉब की है, क्या किया है, तो उसी हिसाब से उसका सर्टिफिकेशन हमें चाहिए होती है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और फिर वो साथ में लगा करके हम दे देंगे, क्योंकि अगर गैप आएगा तो फिर वो एक हेवाई सी सिचुएशन हो जाएगी कि इसने किया क्या है 4-5 साल में, समझ रहे हैं मेरी बात। तो ये होता है कि पूरा आपका कंटिन्यूएशन होनी चाहिए पढ़ाई की और एक्सपीरियंस की, सर जॉब की। फिर भी कोई ना कोई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तो आप अप्लाई करते ही होंगे लोगों को गैदर करने के लिए। स्टूडेंट की मैंने आपको बताया कि हम कोई मार्केटिंग नहीं करते, स्टूडेंट तो खुद जो मैं एज आई सेड अर्लियर के हमारा कोई 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो कराची ही नहीं, पाकिस्तान ही नहीं, बल्कि दुनिया में डायनेमिक एमिशन सर्विसेज को कम और मसूद रिजवी को ज्यादा लोग जानते हैं, माशाल्लाह क्योंकि सर। पर्सनलाइज बिजनेस आजकल ज्यादा हो गया है। रिलेशनशिप आपकी, जैसे मैंने कहा कि अगर अच्छी है आपकी, तो आपको काम मिल जाता है। हाँ, शुरू में हम बहुत सी कंपनीज, कॉर्पोरेट कंपनीज को भी विजिट करते थे, जान पहचान थी हमारी, बट मैंने जो रियलाइज किया, ये रियलाइज किया कि लेटली कि आप जितनी अच्छी सर्विसेज देंगे, काम खुद ही चल करके आएगा आपके पास, लोग खुद ही आते हैं आपके पास काम करने के लिए। ऐसा ही है सर। सर ये तो मार्केटिंग आपकी वर्ड ऑफ माउथ ज्यादा होती है, क्योंकि जी। किसी का काम आपने अच्छा करके दिया, फॉर इंस्टेंस अभी हम आपको बताएंगे 2-3 दफा रिजेक्शन थी यूके वीजा की, एक साहब की, वो हमारे पास आए, उन्होंने कहा कि भाई हम वीजा फैसिलिटेशन भी करते हैं और उसमें काफी एक्सपर्टीज है हमारी, तो उन्होंने कहा कि मेरी 3 दफा रिजेक्ट हो चुका है यूके वीजा, तो क्या करें हम। हमने कहा हम करा करके देंगे आपको, और उनके सारे डॉक्यूमेंटेशन हमने की, जैसे जैसे हमने गाइड किया वैसे वैसे उन्होंने हमें डॉक्यूमेंट्स दिए, और कोई 15 से 20 दिन के अंदर उनका वीजा लग करके आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लोग कह तो देते हैं कि हम ये यूके वीजा करा लीजिए, अमेरिका वीजा आसान है, कनाडा वीजा करा लीजिए, बट उसको प्रोसेसिंग जो है ना, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, किस तरह से आप सीक्वेंस कर रहे हैं डॉक्यूमेंट, किस तरह से अपलोड कर रहे हैं चीजें, तो ये सारी चीजें होती हैं। तो वर्ड ऑफ माउथ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग एज फार एज ट्रैवल इंडस्ट्री इज कंसर्न, क्योंकि इसमें आपका सेल्स स्टाफ तो आप रख सकते हैं, बिल्कुल वो जाएगा, बिजनेस लेकर के आएगा, बट जो आपके जो रेफरल है ना, और जो आपके प्रीवियस काम है जो आपने करके दिए लोगों को, दैट क्रिएट अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो सर आई वांट टू नो दैट आपका ये जो बिजनेस है इसमें टेक्नोलॉजी का कितना रोल होता है, कितना पार्ट होता है। अब तो लाइक। बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का पार्ट हो गया है, क्योंकि आपके पास जीडीएस सिस्टम होना चाहिए जिसमें आप बुकिंग्स कर सकते हैं, क्योंकि जीडीएस सिस्टम्स में इंटीग्रेट की होती है सारी एयरलाइंस बैकएंड के ऊपर, तो आपको रियल टाइम अवेलेबिलिटी दिख रही होती है हर एयरलाइन की, किस एयरलाइन का भी आप टिकट बनाना चाहते हैं या बुकिंग करना चाहते हैं। एक तो जीडीएस हो गया, उसके बाद फिर बहुत सारे ऐसे आजकल पोर्टल्स आ गए हैं जिन्होंने, जिसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीजें शामिल होती हैं, जैसे आपको टूर्स भी उसी में मिल जाएगा, आपको टिकट भी उसी में मिल जाएगा, आपको होटल्स भी उसी में मिल जाएंगे, ट्रेन टिकट भी मिल जाएंगे, क्रूज भी मिल जाएंगे। तो एक कॉम्पैक्ट चीज होती है, उसमें आप हर चीज उस पे आप ले सकते हैं। तो आजकल तो वो कहते हैं ना कि स्काई इज द लिमिट, तो वैसे ही वाला सिलसिला है कि आपको अगर ब्राजील में किसी फुटबॉल मैच का टिकट चाहिए, तो वी कैन ऑल्सो गेट इट फॉर यू, बट उसमें यह है कि आपको टेक्नोलॉजी सेवी होना चाहिए, कंप्यूटर सेवी होना चाहिए। अगर आप टेक्नोलॉजी सेवी नहीं है, आपने अगर उसी कन्वेंशनल स्टाइल में काम कर रहे हैं, तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी आपके लिए। आपको डिफरेंस क्रिएट करना है, अगर आप डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे, जो रोड साइड ट्रैवल एजेंट काम कर रहा है वही आप भी करेंगे, बीइंग अ ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनी, तो फिर आप डिफरेंस क्रिएट नहीं कर सकते। तो यू हैव टू क्रिएट अ डिफरेंस। ये तो हर फील्ड में होता है कि आप अगर डिफरेंस क्रिएट नहीं करेंगे अदर कंपेटिटर्स के साथ, और कंपेटिटर सबसे बड़ा आप खुद होते हैं अपना, तो ये है जी। तो सर आई वांट टू नो दैट आप जो सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजिंग करते हैं तो स्पेसिफिकली किस किस प्लेटफॉर्म पे आप ज्यादा फोकस करते हैं, लाइक इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, ईमेल मार्केटिंग। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर पे कम करते हैं। हम अपनी कंपनी की बात कर रहे हैं, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और स्नैपचैट हो गया, इसके ऊपर ज्यादा काम कर रहे होते हैं हम। तो सर कंपनी अपडेट कैसे रहती है अबाउट द लेटेस्ट ट्रेंड्स गोइंग ऑन सोशल मीडिया।
देर आर लॉट ऑफ व्हाट्सएप ग्रुप्स। व्हाट्सएप के ऊपर भी हम बहुत ज्यादा सोशल मार्केटिंग करते हैं अपनी कंपनी की। सबसे आसान तरीका यही है ना कि आपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई 250 लोगों की, ठग से आपने एक ही मैसेज में सबको कम्युनिकेट कर दिया। तो कोई 3 से 3.5 हजार हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं या फ्रेंड्स हैं जिनको हम अपडेट करते रहते हैं चीजों की। तो ये है, इस तरह से हम आगे लेकर के चलते हैं चीजों को। तो सर आपकी कंपनी के लाइक जो एजेंट्स होते हैं जो वर्क कर रहे होते हैं आपकी कंपनी के लिए, उनका कितना कंट्रीब्यूशन होता है? एजेंट से मुराद आपकी क्या है? सर फॉर एग्जांपल स्टडी अब्रॉड के लिए अगर मैं आपसे पूछूं तो किसी की काउंसलिंग करना है या फिर किसी के लिए फॉर एग्जांपल एक बच्चा बाहर जा रहा है पढ़ने के लिए, तो वहां पे कोई एक शख्स मौजूद हो जो उसकी केयर कर सके, फॉर एग्जांपल कि ये है यहाँ पे, या फिर इसके मतलब हो उसके साथ, इस सेंस में। ये बड़ा अच्छा सवाल है आपका। और हमेशा मैं इसमें ये कहता हूँ कि जब आप जा रहे होते हैं ना स्टूडेंट बन करके या पढ़ने के लिए, तो उसमें आप बिल्कुल ये जहन से निकालने, बड़ी बड़ी क्लियर कट बात करूंगा इसमें मैं, कि वहां पे कोई हेल्प करने वाला आप सोच कर भी नहीं जाए कि वो कोई हेल्प करने वाला होगा। आई हैव बीन थ्रू दिस, इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब जाएं तो अपने आप में इतना कॉन्फिडेंस लेकर के जाएं कि नो मैटर व्हाट हैपेंस यू हैव द एबिलिटी टू कॉन्कर दैट। तो उसमें ये है कि आप खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस लेकर के जाइए, सारे मसले हल हो जाते हैं। चाचा मामा ताया फ्रेंड ये सब कोई काम नहीं आता है। मैं बता रहा हूँ आपको, ये बड़ी तल्ख बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन बिल्कुल इट्स अ फैक्ट। तो अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस और अल्लाह पे भरोसा करके जाइए। और तवक्कल अल्लाह तो बड़ी चीज है। अगर इस पे भरोसा करेंगे तो सारे बड़े बड़े पहाड़ जो है ना आपके सामने राई का पहाड़ बन जाएंगे। सर ये तो आपने जी। बहुत मैं कहूँगा वजनी बात की है। आई वुड अप्रिशिएट दैट। अच्छा सर मुझे ये बताइएगा, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो एक बच्चा जैसे बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है, तो आप उसको वैसे क्या क्या फैसिलिटीज या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अपने थ्रू ही? देखिए उसमें ये है कि जाहिर है हमारी जो जान पहचान है, इनिशियल स्टेज के ऊपर हम उनको बता देंगे कि भाई आप जाइए, जा करके कोई आपको पिक कर लेगा, आकर के आपको हफ्ते 10 दिन के लिए अपने साथ रख लेगा। लेकिन आप ये सोच के नहीं जाएंगे कि मुझे यार इनके साथ ही रहना है। हाँ, शुरू के जो 2 4 5 दिन होते हैं उसमें आपका फॉर इंस्टेंस बैंक अकाउंट खुलवाना है, तो वेयर अबाउट से आपको पता करना है अपने कॉलेज कहाँ है, आपका बस कौन सी रूट वाली चलती है, या किस तरह से आपको कम्यूट करना है, सबवे कैसे चलती है, ये सारी चीजें आपको समझा देगा, वो डेफिनेटली वो समझा देगा। और आप जब यहाँ से जा रहे होते हैं ना, तो 20 22 साल के तो होते हैं माशाल्लाह से। 20 22 साल का लड़का जो होता है ना आदमी होता है बिल्कुल। तो उसको उसका पूरा तैयार हो चुका होता है वो। तो थोड़ा सा उसको बताना पड़ता है, सिर्फ हिंट देना पड़ता है और आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आजकल तो वैसे भी जो ऐसे हमारी बात हुई थी कुछ अरसे पहले कि टेक्नोलॉजी सेवी होना चाहिए, और बच्चे जो है आजकल की जनरेशन वो काफी ज्यादा इस चीजों के ऊपर अबूर हासिल हो चुका है उनको। तो कोई होना नहीं चाहिए उनको। अंग्रेजी जरूर बोलनी चाहिए, बोलनी आनी चाहिए। पाकिस्तान को बच्चों को अंग्रेजी बोलने नहीं आती है, विच इज वेरी बैड। इतना टाइम पास करते हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टा के ऊपर, 3 3 4 4 घंटे लगा देते हैं, रात रात भर लगा देते हैं, गर्लफ्रेंड से बात करते हैं, इससे करते हैं उससे करते हैं। वो सही नहीं है। पहले अपना फ्यूचर बनाइए, फिर बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स आ जाएंगी। मैं बड़ा बिल्कुल खुल के यार। बात करता हूँ बेटे। जी। सर बोलिए। आपकी जो कंपनी की जो रिफंड्स या कैंसिलेशन पॉलिसीज जो होती हैं उसके बारे में थोड़ा मुझे बताना चाहेंगे आप? बिल्कुल, कैंसलेशन और रिफंड पॉलिसी एज पर एयरलाइन, हर एयरलाइन की अपनी कैंसलेशन पॉलिसीज होती हैं, और उसी के हिसाब से फिर हम रिफंड्स और कैंसलेशन करते हैं। और इससे अलावा और कुछ नहीं हम चार्ज करते हैं, बहुत ही नॉमिनल हमारा जो सर्विस फीस होती है वही चार्ज हो रही होती है, 500 1000 रुपए। लेकिन जो कंपनी जो एयरलाइन की पॉलिसी होती है, वंस टू परचेज द टिकट, आजकल तो हवा भी फ्री में नहीं मिल रही है ना। तो जब आपने टिकट परचेज कर लिया तो आपको वो आप हम बता देते हैं पहले से कि ये परचेज कर रहे हैं तो ये इतने इसके कैंसिलेशन और रिफंड चार्जेस होंगे। और नहीं भी बताते तो आजकल सबको पता है कि वंस टू परचेज द टिकट देयर आर सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस इन्वॉल्व इन इट। तो उसी हिसाब से आप हम बताते हैं जो उनको। आपकी जो ये कंपनी है डायनेमिक एविएशन सर्विसेज, इसकी क्या हिस्ट्री रही है, कब शुरू हुई, आपको कैसे ख्याल आया इस कंपनी के बारे में, थोड़ा मुझे इसका एक ओवरव्यू दीजिएगा।
ये काफी लंबी दास्तान है, लेकिन इसमें ये कि शॉर्ट करके हम बताते हैं कि हम पहले तो हम जॉब कर रहे थे। ओएसिस ट्रेवल्स में हमने कोई 14 साल जॉब की, और वहां से जब हमने खैरबाद कहा उनको, तो हम एज ए असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे काम कर रहे थे। उसके बाद फिर एक कंपनी थी लाहौर की, डायनेमिक टूर्स के नाम से। तो उससे हमने पार्टनरशिप की, तो कराची में उनका जितना भी ऑपरेशंस था वो हम देख रहे थे एज ए जनरल मैनेजर। तो 2 साल उनके साथ काम किया। फिर हमारे जहन में आया कि जब हम सारा बिजनेस खुद ही एक्वायर कर रहे हैं और सारे ऑपरेशंस हम खुद ही देख रहे हैं, टीम भी हमारी रखी हुई है, सो व्हाई नॉट गो फॉर आवर ओन कंपनी। तो अप्रैल 2017 में हमने इंसेप्शन किया इस कंपनी का, डायनेमिक एविएशन सर्विसेज। डायनेमिक का नाम हमने इसको इसलिए दिया कि क्योंकि हमने इंट्रोड्यूस कराया था डायनेमिक टूर्स को कराची, नॉट इवन कराची इन पाकिस्तान, एंड नॉट इवन पाकिस्तान, इन द एंटायर वर्ल्ड। क्योंकि हमारा जो कोर काम है वो है टूर्स का। हम जो इंसेंटिव ग्रुप्स होते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज के, उनको हम लेकर के जाते हैं। कोई 35 से 40 कंट्रीज में हम ये टूर करवा चुके हैं, बिग एमएनसीज को भी, छोटी कंपनीज को भी। तो इससे हमारे जहन में आया कि अपनी कंपनी बनाए। और डायनेमिक हमने इसलिए रखा क्योंकि डायनेमिक टूर्स को हमने इंट्रोड्यूस कराया था, तो हम चाहते थे कि जैसे हमने इंट्रोड्यूस कराया डायनेमिक को, वही नाम हम लेके चले। क्योंकि वो डायनेमिक टूर्स था, तो हम डायनेमिक टूर्स रख नहीं सकते थे। डीटीएस जो होता है लाइसेंस, उसमें एक ही कंपनी के तो 2 लाइसेंस नहीं हो सकते एक ही नाम के, बेसिकली। तो हमने फिर डायनेमिक एविएशन सर्विसेज इसको नाम दिया, और जब से अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिला चल रहा है हमारी कंपनी का। जी। ग्रेट सर, ग्रेट। जी। तो सर नेक्स्ट ये कि आपकी जो कंपनी है तो वो, उसमें ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि वो बाकी ब्रांड से आप समझते हैं compete करने में आगे जा सकती है, या एट द टॉप लेवल है? मतलब आपकी स्पेसिफिक यूएसपी क्या है, आपकी यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है आपका? हमारा यूनिक सेलिंग पॉइंट जो है वो है अंडर कमिट करके ओवर डिलीवर करना। हमारे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो हमारे पास रिपीट कस्टमर्स हैं, 10 10 साल से हमारे साथ ही काम कर रहे हैं। वो क्यों काम कर रहे हैं हमारे साथ? हम उनको जो कहते हैं उससे ज्यादा ही डिलीवर करके देते हैं। अपनी तारीफ नहीं कर रहे हैं हम, लेकिन क्योंकि हम एग्जिस्ट कर रहे हैं 2017 से, बीच में कोविड भी आया। हमारे कंपनी का 2 साल ही हुए थे कि कोविड आ गया। क्योंकि मैंने बताया कि आपकी जो नेटवर्किंग होती है, जो नेटवर्क होता है आपका, उस वही आपको आपका ब्रेड एंड बटर ला करके दे रहा होता है। तो टुक टुक जिसे कहते हैं ना, वो चलता रहा। लेकिन साथ में हमने रेस्टोरेंट बना लिया। लोगों ने हमसे कहा भी कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी जमा पूंजी है वो इस अ, वक्त, इस दौर में आप लगा रहे हैं दूसरे काम के लिए, ये तो रिस्क है। द बिगर द रिस्क, द बिगर द प्रॉफिट इज। अब हुआ ये कि हमने अपने कंपनी बनाई, कैफे ब्रेव के नाम से रेस्टोरेंट बनाया। उससे हमने सीखा ना, एक और काम सीख लिया हमने। तो इट इज एट द बैक बर्नर नाउ, फ्लैज आ गए हैं। लेकिन कभी भी अगर खुदा ना खास्ता ऐसा सीन आता है, तो हमें पता है कि हमें क्या करना है। तो आपको रूल्स ऑफ द गेम्स पता होने चाहिए। अगर आपको रूल्स ऑफ द गेम्स पता नहीं है ना, तो आप तो ग्राउंड में घूमते ही रहेंगे, आपको पता ही नहीं कि खेलना क्या है, किस तरफ जाना है। अगर गोल पोस्ट उधर है और आपको पता ही नहीं है, तो आप दूसरे गोल पोस्ट पे गोल कर देंगे। तो यू नीड टू नो द रूल्स ऑफ द गेम्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ यू आर कमिंग एनी बिजनेस, आपको पता होना चाहिए इनसे आउट्स क्या है उसके। तो सर मैं ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आप अपने पार्टनर्स के साथ स्ट्रॉन्ग जी। रिलेशनशिप बिल्ड कैसे करते हैं? व्हाट इज द सीक्रेट? उनके साथ हमेशा आपको कंटिन्यूसली कनेक्ट रहना पड़ता है। जैसे मैंने बताया कि मैं कोई 3 से 3.5 हजार मेरे पास कॉन्टेक्ट्स हैं, जिनको मैं डेली मॉर्निंग में गुड मॉर्निंग विशेस करता हूँ। अब गुड मॉर्निंग विशेस सिर्फ से गुड मॉर्निंग ही नहीं कहता उनको मैं मोटिवेशनल थॉट्स होती है ना, वो शेयर कर रहा होता हूँ उनको। तो वो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो करते हैं, एंड दे आर सर्टन। और उसके साथ मैंने जब ये ग्रुप बनाया था, तो मैंने उसमें एक डिस्क्लेमर भी दिया था 1 हफ्ते के लिए, कि अगर आपको ये मेरे कोर्स या मेरी गुड मॉर्निंग पसंद नहीं है, तो हमें बता दें, हम आपको रिमूव कर देंगे अपने। तो उससे ये है कि एक पॉजिटिव मैसेज जनरेट हुआ। लोगों ने कहा, नहीं यार, ये ख्याल तो कर रहा है,
अगर हमें नहीं पसंद आ रहा तो हम इसको रिमूव करवा देते हैं अपना नाम। तो ये है सिलसिला। तो ये कंटिन्यूअसली कांटेक्ट में रहना कस्टमर के आपकी जीत है। अगर आप एक दफा आपने सर्विसेज दे दी और खामोश होकर के बैठ गए कि यही सोच रहेंगे कि वो आएगा दोबारा, तो उसमें फिर ये है कि आएगा ही, फिर वो आप लाएंगे नहीं उसको। आपको उसको लाने के लिए आपने कंटिन्यूअस कांटेक्ट में रहना है उसके साथ। अब किसी तरीके से भी रहे आप अपडेट्स भेजते रहे आपके जो बिजनेस है उसके हिसाब से। कहीं वीजा की कोई अपडेट आ रही है, कहीं डॉक्यूमेंटेशन चेंज हो रही है, कहीं ये हो रहा है, कहीं वो हो रहा है, ये सब भेजते रहे, हो जाएगा काम इंशाल्लाह ताला। इस तरह से काम बिजनेस आता है आपके पास। ग्रेट सर, जी। ग्रेट। अच्छा सर, ये बताइए कोई आप अपने एक किसी भी लेटेस्ट काम की कोई एग्जांपल दे सकते हैं ऑडियंस को, कोई एक ऐसी कैंपेन की कि जिससे हम हमें पता चले कि आपने अभी लेटेस्ट ये अचीव किया गोल आपकी कंपनी ने। जी, अभी रिसेंटली हम गए थे ग्रुप लेकर के, 25 लोग थे, वियतनाम। और वियतनाम के साथ हमने जोड़ा था थाईलैंड को, उसमें से आधे लोग वापसी में थाईलैंड भी उतरे थे। अब वियतनाम जो कॉन्सेप्ट लोगों के जहन में है कि बड़ी जैसे कहते हैं ना कि अंडर प्रिविलेज्ड कंट्री है, इस सिलसिला, ऐसा नहीं है। हम वियतनाम गए, लोगों को लेके गए, घुमाया, फिर 6 रातें हम वियतनाम में रहे। 3 नाइट्स हैनोई, 3 नाइट्स हम साइगोन, होचिमिन भी कहते हैं उसको, होचिमिन सिटी और साइगोन भी कहते हैं। तो वहां पे जाकर के देखा हमने कि दुनिया कितनी तेजी से आगे जा रही है। वियतनाम जो है वो 100 साल जंग कर चुका है। फ्रांस से भी की है उसने जंग, या अमेरिका से भी की है, और साथ साथ चाइना से भी की है। बट इन 20 to 30 years टाइम उन्होंने अपने आप को इतना सेल्फ रिलायंट कर लिया, इतना मॉडर्न हो गए वो, कि आप इलेक्ट्रिक गाड़ियां चल रही हैं वहां के ऊपर, इलेक्ट्रिक बाइक चल रही हैं वहां के ऊपर। तो आपको जाते हैं बाहर तो आपको एक्सपोजर मिलता है, दूसरे और दूसरे कल्चर देखने को मिलते हैं। तो ये सिलसिला है। और जब हम वापस आए तो अचीवमेंट हमारी ये है कि उस कंपनी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर हमारी कंपनी का नाम और हमारा नाम डाला कि इमैकुलेट काम करके दिया उन्होंने। और कोई 8-10 साल से हम उनके साथ काम कर रहे हैं। आज ही मैं देख रहा था, लास्ट फर्स्ट उनका जो ग्रुप किया था। हमारी ये यूएसपी भी है कि हम जब ग्रुप लेके जाते हैं तो अपनी तरफ से एक गिफ्ट हम लकी ड्रॉ के ऊपर देते हैं, डायनो, ये सारी चीजें होती हैं। इस तरह से हम अपने आप को अलग साबित करते हैं लोगों से। और डायनेमिक एमिशन सर्विसेज को ये फख्र है कि हमारे जो कॉम्पेटिटर है वो रोड साइड ट्रैवल एजेंट नहीं है। ओके। हमारे कंपेटिटर जो है ना, इस पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, जेरीज हो गया, ओएसिस ट्रैवल्स हो गया, गुलानी हो गया, इनसे कंपटीशन होता है हमारा। और हम काम क्लाइंट से लेकर के आते हैं। थैंक यू। तो सर मुझे आपका ये जो आंसर इसी से कनेक्टेड अगला मेरा सवाल कि कोई एक आपने जैसे आपकी कंपनी बहुत टाइम हो गया आपकी कंपनी को, तो अभी तक आपकी कंपनी ने एक स्टैटिक एक पॉजिटिव इमेज कैसे बिल्ड की हुई है अमंग द स्टूडेंट्स, अमंग द पीपल हु आर कनेक्टेड विद यू। वेरी सिंपल, यू जस्ट डिलीवर। नहीं करेंगे जो बोल रहे हैं तो सस्टेनेबिलिटी तो आ ही नहीं सकती। 2-4 साल में हम बंद होकर के चले जाते, साइड पकड़ लेते। हमें पता है, जैसे मैंने बताया आपको, आपको रूल्स ऑफ द गेम अगर पता है तो आपको हराना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए आपको इनसे डाउट्स पता होना चाहिए। हमें इनसे डाउट्स पता है। हम बताते हैं कि हमें हमें डेस्टिनेशंस पता है बेसिकली। और जो जो फ्रीक्वेंट ट्रैवल डेस्टिनेशन है पाकिस्तान से, 30 से 40 डेस्टिनेशन है, वो सारे डेस्टिनेशन हम ट्रैवल कर चुके हैं। और एक दफा नहीं, फ्रीक्वेंट टाइम ट्रैवल कर चुके हैं। तो कुछ भी आप हमसे पूछ लें डायनेमिक एविएशन सर्विसेज से, तो हम आपको ऑन स्पॉट स्पॉन्टेनियस जवाब देंगे कि हाँ भाई इसको इस तरह से कर ले, हम जा चुके हैं, हमें पता है किस तरह से करना है। ये ऐसे है, ये यही आपकी यूएसपी है। तो सर जो आपके पास जैसे बच्चे स्टडी अब्रॉड के लिए आते हैं या किसी के थ्रू भी आते हैं, तो वो लाइक बैचलर्स हुए हुए आते हैं या इंटरमीडिएट आते हैं, मतलब कौन सी क्वालिफिकेशन के बच्चे ज्यादा आपके पास आते हैं। हर किस्म के आते हैं, इंटरमीडिएट ज्यादा आते हैं वैसे, मैट्रिकुलेशंस भी आते हैं, और उसके साथ साथ ग्रेजुएशन भी आते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी आते हैं, जिनको अपना कुछ ऐसा सिलसिला करना होता है, मजीद पढ़ना होता है। तो हर हर टाइप का आता है स्टूडेंट हमारे पास। अच्छा, तो सर मुझे ये बताइएगा कि आपने अभी एक लैंग्वेज बैरियर की भी बात की, तो मैं उसी पे ही आपसे चाहूंगा कि आप इसको थोड़ा सा और मुझे बताइए इसकी डिटेल के
हमारी ऑडियंस को कि लैंग्वेज बैरियर कितना एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है किसी बंदे का, किसी स्टूडेंट का बाहर जाने में। मैं एक स्टूडेंट हूँ सर, मैं एक एग्जांपल दूं, लेकिन फॉर एग्जांपल आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इंग्लिश, मुझे इंग्लिश के बारे में कुछ नहीं पता। मैं अपनी मदर टंग उर्दू बोलता हूँ, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश ये है कि मुझे कनाडा, अमेरिका, जर्मनी जाना है, मुझे वहां जाके पढ़ना है, लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं आती। तो इसका क्या सॉल्यूशन है सर? आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप आइल्स पास नहीं कर सकेंगे, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास नहीं कर सकेंगे। अगर वो पास नहीं कर सकेंगे तो आपको वीजा ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए मैं तो शुरू से कहता हूँ, टूटी फूटी जैसी भी अंग्रेजी आती है, क्योंकि जो लैंग्वेज बैरियर होता है ना, बड़ा परेशान करता है आपको। अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे उनको अंग्रेजी नहीं आती और आपको अंग्रेजी आती, उनकी जबान नहीं आती, तो कैसे कम्युनिकेट करेंगे आप? ठीक है, आजकल मोबाइल पे ट्रांसलेशन आ गई है, आप कुछ कहें तो वो लिख के दे देता है, कुछ लिखें तो वो बोल के दे देता है। बट देर इज अ कम्बरसम एक्टिविटी। उसमें बंदा भी बोर हो जाएगा कि ये क्या बार बार लिख रहे हैं, बार बार बोल रहा है अपनी जबान में। तो इसलिए अंग्रेजी दुनिया में बोली जाती है। मैं नहीं समझता कोई ऐसा कंट्री जहाँ पे अंग्रेजी नहीं बोली जाती हो, एक्सेप्ट ईरान। ईरान में बहुत कम लोग अंग्रेजी बोलते हैं, वहाँ पे पर्शियन ज्यादा बोलते हैं। तो इसको देखते हुए आपको अंग्रेजी तो सीखना ही सीखना है। उल्टी सीधी बोलें, अंग्रेजी मूवीज देखें, अंग्रेजी किताबें पढ़ें, अंग्रेजी अखबार पढ़ें, लेकिन इंग्लिश बोलें। इंग्लिश आजकल डिग्री है, और ये डिग्रीज जो ले रहे हैं ना आजकल बच्चे, जैसे बीबीए कर लिया, एमबीए कर लिया, ये कर लिया, 8 से 10 साल के बाद उसकी भी कोई वैल्यू नहीं होगी। मैं बता रहा हूँ, आज लिख लीजिए आप जो मैं कह रहा हूँ। जो आपके पास स्किल होगी ना, एक स्पेसिफिक स्किल पकड़े और उसको मास्टर करें। वो स्किल आपको आपको अर्न करके देगी अपने ब्रेड एंड बटर। डिग्रीज अर्न करके नहीं देगी वो। पुरानी मूवीज में देखते थे ना कि आप मेरे पास इतनी डिग्रीज है लेकिन नौकरी नहीं मिल रही। वही सिलसिला होगा, डिग्रीज ले, बिल्कुल ले, लेकिन अपनी अपनी जो अ, अ, तालीम है उसको बढ़ाने के लिए। लेकिन पैसे कमाने के लिए डिग्री नहीं काम आएगी, आपको स्किल अपनी सीखना पड़ेगी। कोई ना कोई एक स्किल कोई सी भी ले ले। आजकल तो एआई है और बहुत सी टेक्नोलॉजीज है जिसके ऊपर काम कर सकते हैं आप। इसके अलावा और भी बहुत सारी, इतनी वास्ट आजकल तो हो गई है चीजें। तो आप ये जरूर करें, डिग्रियां ले जरूर, लेकिन ये बिल्कुल ऑब्सलीट हो जाएंगी जिसे कहते हैं डिग्रीज, नेक्स्ट 8-10 साल में। और इलॉन मस्क को अगर आप सुने या पढ़ें तो वो भी यही बताता है। और एक और बात कहूंगा मैं आपको, कि रिचर्ड ब्रांसन है, वर्जिन अटलांटिक एयरलाइन है उसका मालिक। वो कहता है कि अगर कोई काम आ रहा है आपके पास तो आप बिल्कुल भी मना नहीं करें उसको। नहीं आता उसको पकड़ ले और सीख ले। एक और चीज आ गई आपको समझने की, करने की। तो जी, तो बोलिए। सर, ये भी मैं पूछना ही चाहूंगा साथ साथ ही कि फॉर एग्जांपल आपके पास मुख्तलिफ किस्म की ऑडियंस आती होगी, मुख्तलिफ किस्म के बच्चे आते होंगे। फॉर एग्जांपल अब एक बच्चा है सर, एक बच्चा है, अब उसकी फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट में परसेंटेज कम आई फॉर एग्जांपल, लेकिन वो चाहता है कि आई वांट टू डू माय बीएस, माय एमएस इन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। अब आप उसको कैसे समझाएंगे, उससे कैसे इंटरेक्शन करेंगे, मुझे थोड़ा इस बारे में बताइए। देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अगर जाना चाह रहा है वो, तो उनका भी तो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है ना यार। अगर आपका इंटरमीडिएट बहुत ही डी ग्रेड में आया है, सी ग्रेड में आया, तो मैंने आपको बताया था कि ये इवेलुएशन के लिए तो हम भेजेंगे ना। अगर आप कहेंगे हमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी भिजवा सकते हैं आपका डॉक्यूमेंटेशन या जो भी आपके सर्टिफिकेशंस हैं। और वहां पे वो इवेलुएट करेंगे कि आपको इसमें लेना है या नहीं लेना। हो सकता है वो टेस्ट लें आपसे, बट दैट दैट इज नॉट क्राइटेरिया कि हाँ हो ही जाएगा। समझे? अभी जो आपने सवाल किया, स्पेसिफिक सवाल यही था आपका कि अगर वो अच्छे मार्क्स नहीं है या सिलसिला नहीं है तो कैसे वो करेगा। तो अच्छे मार्क्स क्यों नहीं है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहा है वो, और मार्क्स अच्छे नहीं लेके आ रहा। तो सर, एज पर योर एक्सपीरियंस मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि कौन सी कंट्री बहुत ज्यादा बेटर है एजुकेशन प्रोवाइड करने में बच्चों को? ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। कनाडा में पॉजिटिविटी ये है कि कनाडा में अगर आप जाते हैं एज ए स्टूडेंट, तो फॉर इंस्टेंस 4 साल का कोर्स है आपका, 4 साल आपने वहाँ पे पढ़ाई की, और पढ़ाई के साथ साथ डेफिनेटली आप काम भी कर रहे होंगे अपना जो लाइफ को मेंटेन करने के लिए। 4 साल के बाद आपको
वहाँ पे जॉब भी मिली, तो 5 से 6 साल में आपको वहाँ का पासपोर्ट भी मिल जाता है। और ऑस्ट्रेलिया में भी मोरलेस ऐसा ही है। लाइक अदर कंट्रीज जैसे यूके हो गया या और जगह हो गई, वहाँ पे डिफिकल्टीज हैं। अभी है कि आपको उनके जो एटमॉस्फियर है उसके हिसाब से अपने आप को ढालना पड़ेगा। कनाडा में ठंड भी होती है, गर्मी भी होती है, तो उसी हिसाब से, तो जैसे मैंने कहा कि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। बट यू नीड टू हैव एम्बिशन कि आपको करना क्या है। ऐसे ही पढ़ने जाना है और वापस आ जाना है तो वो भी ठीक है कि मैं, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं जाऊंगा, पढ़ूंगा, ये डिग्री लूंगा और वापस आ जाऊंगा या पाकिस्तान में अपनी जिंदगी गुजारूंगा। और एक होता है कि वहां जाना और वहीं पर ही रह जाना है, तो उसके लिए पूरा ऑब्जेक्टिव पूरा प्लान करके जाना होगा ना आपको। तो प्लानिंग, जब जैपनीज है ना, वो 70% प्लानिंग करते हैं और 30% इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। तो कहाँ पहुंच गए हम लोग? हम लोग 30% प्लानिंग करते हैं और 70% इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जा जाते हैं। तो सर फॉर एग्जांपल एज अ यंगस्टर, मुझे जैसे आपके प्रोफेशन में आना है, आपके करियर में आना है, तो मुझे मुझ में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए आपके प्रोफेशन, आपके करियर के लिए? कॉमन सेंस। ओके। सिर्फ कॉमन सेंस आपके पास है कि किस तरह से डॉट कनेक्ट करना है, सिखा हम देंगे। हम तो कह देंगे पाकिस्तान में कोई ऐसा सिखाने वाला ही नहीं है जैसे कि हम है, हमारे पास आओ हम तो। अभी मेरे साथ एक लड़का काम कर रहा है, वैस, इसको मैंने किफाया में कैशियर था ये, इसको मैंने कहा कि तुम मेरे पास आओ। उसको 10.5 घंटे काम करता था वो, जितनी तनख्वाह मिलती थी मैंने कहा चलो इतनी मैं दे दूंगा, मेरे पास आओ, मैं सिखाऊंगा भी तुम। सिखा भी रहा हूँ उसको। अब वीजा फॉर्म भी भर लेता है वो, काम कर रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा कॉमन सेंस चाहिए होता है ट्रेवल में आने के लिए। और सीखने की लगन होनी चाहिए। रूल्स ऑफ द गेम तो सीखना पड़ेंगे। अगर आप किसी भी प्रोफेशन में जा रहे हैं, अगर आपको पता ही नहीं है कि वो किस तरह से काम करते हैं, तो फायदा नहीं, बैठे रहेंगे आप। ये बाकी करना चाहिए। पढ़ाई के साथ साथ, अगर पढ़ाई कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ काम जरूर करें, ऑनलाइन काम करें, कुछ भी करें। माल आना चाहिए जेब में। आपके पैसे है तो दुनिया आपकी है, अगर जेब में पैसे नहीं है, डिग्रियां हैं, तो दुनिया आपको पूछेगी भी नहीं। तो सर मैं ये जानना चाहूंगा, जैसे आपके प्रोफेशन में जो है पार्टनरशिप्स का क्या सिलसिला होता है, किस तरीके से होती है, मैं थोड़ा उस बारे में आपसे डिटेल लेना चाहूंगा। सिलसिला होता है ये, किसी वक्त भी एक पार्टनर जो है, अगर उसकी समझ में कोई चीज नहीं आ रही तो फौरन कह देगा कि भाई हम तो खत्म कर रहे हैं पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप अच्छी चलती है। बट ये है कि पार्टनरशिप में मेरे हिसाब से यू हैव टू सेक्रीफाइस। बहुत सारी जगह पे आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है बहुत सारी चीजें अपनी, जिसकी वजह से जो है आप उस तरह से एक्सेल नहीं कर पाते जिस तरह से आप चाहते हैं एक्सेल करने के लिए। व्हेन इट कम्स टू एंटरप्रेन्योरशिप या जो सोलोप्रेन्योरशिप होती है, उसमें ये है कि आप को पता होता है, ओनरशिप है आपकी, आपने सिया करना है, सफेद करना है, आपने करना है। तो उसमें ये है कि आप बोल्ड डिसीजंस लेते हैं। व्हेन इट कम्स टू पार्टनरशिप में आप बोल्ड डिसीजंस नहीं ले सकते। पार्टनरशिप में आपके कंसेंसस से काम करना पड़ता है। तो ये एक ड्रॉबैक है पार्टनरशिप का। बाकी कोई मुजायका नहीं है पार्टनरशिप में जी। अच्छा, मेरा ठीक है। दूसरा दूसरा सवाल आपसे ये था कि आपकी जो टीम है तो उसमें मतलब कितने मेंबर्स हैं, कौन कौन इन्वॉल्व है होता है, मुझे थोड़ा उसका बताइएगा। देखिए, हमारे पास वीजा फैसिलिटेशन की टीम है, उसमें 3 लोग हैं जो वीजा फैसिलिटेशन करते हैं, 2 लोग फॉर्म्स भरते हैं, और एम्बेसी से और जो जेरीज फेडेक्स है या जो भी ड्रॉप बॉक्स कंपनीज हैं उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं। एक हमारे पास है जो कि आउटडोर का काम करते हैं, वीजा सबमिशन हो गया, एप्लीकेशन की सबमिशन होती है, कलेक्शन होती है या डॉक्यूमेंट कलेक्शन होती है किसी के यहाँ से, ये सारी चीजें हमारे क्लाइंट के पास जाना होता है, ये सब होता है। तो ये वीजा फैसिलिटेशन की हो गई। ऑपरेशन में 2-3 लोग हैं हमारे पास जो कि सिर्फ ऑपरेशंस कर रहे होते हैं। कोऑर्डिनेशन करना है ओवरसीज वेंडर्स से जो कि हमारे ग्रुप्स जा रहे होते हैं उनके लिए, फिर एयरलाइन से कोऑर्डिनेट करना है, टिकट्स बनवाने हैं, उसकी कोटेशंस लेनी है, रिजर्वेशंस करनी है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। फिर यहाँ पे एक टीम होती है 2-3 लोगों की जो कि स्कॉर करती है या कंपनी करती है ग्रुप्स को। अगर 20-25 लोगों से ज्यादा ग्रुप है, या तो मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ या टीम का कोई मेंबर ट्रैवल कर रहा होता है, अगर हम बिजी हो रहे होते हैं तो ये सारा सिलसिला होता है। तो टोटल मिलाकर के 9-10 लोगों की टीम इनफैक्ट है अभी हमारे पास। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आप जैसे फॉर एग्जांपल अपने एम्प्लॉयज को टारगेट सेट करके देते हैं कि फॉर एग्जांपल आपको एक मंथ में इतनी लीड्स गैदर करके दें, वो ऐसा कुछ होता है? नहीं, मेरी कंपनी में देर आर सर्टन कंपनीज, वहां पे सेल्स टारगेट्स होते हैं और अच्छी बात है सेल्स टारगेट। अब मैं तो ये
है कि हमारे जो कंपनी में ना थोड़ा सा डायनामिक डिफरेंट है। हमारा ये एक आप रखता नहीं हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी प्लेट में जितना है मैंने उतना ही उनको करके देना है। तो एक्सपेंशन बहुत जरूरी होती है, लेकिन आई हैव कम टू द लेवल के अब सिर्फ जो जो कर सकते हैं काम वही करना चाहिए। मजीद अगर आप काम और इन्फ्लक्स होगा काम का, तो आपकी सर्विसेज में इम्पैक्ट पड़ता है, और उसके लिए फिर आपको एम्प्लॉयज और हायर करने पड़ते हैं, और उसमें फिर आपका जो रिकरेंट एक्सपेंस है वो ज्यादा होते हैं। तो इसलिए मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे क्लाइंट हैं हमारे डायनेमिक एविएशन सर्विसेज के पास। जो भी क्लाइंट हैं वो सारे मेरे नाम से ही आ रहे होते हैं, तो ऐसी कोई जरूरत नहीं होती हमें सेल्स स्टाफ को टारगेट देने की। अच्छा, मुझे आप ये बताइएगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी जो टीम है वो ऑन द आपको बात फील्ड आ जो है रही है? वो किस तरीके से वर्क करती है, और आपको क्या लगता है कि आपकी टीम में कौन सा ऐसा मेंबर होता है जिसका रोल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? ये 80-20 रूल आपको बताता हूँ। 80-20 रूल क्या होता है? जो 20% जो लोग होते हैं ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, वो ऑर्गेनाइजेशन का एसेट होते हैं। उनके वो जो है ना ब्राइट जिसे कहते हैं ना स्टाफ, वो होते हैं। लेकिन जो 80% लोग होते हैं ना, उनसे ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती है। तो 80% लोग जो हैं जिनसे ऑर्गेनाइजेशन चल रही होती है, उनका भी उतना ही ख्याल रखना होता है आपको, जितना आपको 20% जो कि आपके हीरोज होते हैं, जो कंपनी के एसेट होते हैं, उनका ख्याल रखते हैं। क्योंकि वो 80% अगर आप निकाल देंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन काम नहीं कर पाएगी। तो हर एक का उसी तरह से ख्याल रखना पड़ता है। रिचर्ड ब्रांसन भी ये कहता है कि जो एम्प्लॉई है आपकी कंपनी का, वो एसेट होता है आपका। अगर आप उसका ख्याल नहीं रखेंगे तो वो आपके कस्टमर का ख्याल नहीं रखेगा, और जो कस्टमर का ख्याल नहीं रखेगा तो कस्टमर फिर आपके पास आएगा नहीं। तो इसलिए हर एम्प्लॉय की और हर स्टाफ की जो वैल्यू है वो बराबर होती है मेरे हिसाब से। अच्छा, अब जी। जैसे मुझे एक नॉलेज हासिल करनी थी, फॉर एग्जांपल मैं आगे इस फील्ड में जाता हूँ या मैं इसको एज अ प्रोफेशन परस्यू करता हूँ और मैंने बिजनेस खड़ा कर दिया, अब मुझे फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉय को हायर करना है, तो मैं क्या एक्सपेक्ट करूँ कि मैं उसको कितना पे कर सकूंगा, या अमूमन कितना पे किया जाता है कि एम्प्लॉय को अगर मैं इस बिजनेस में आ रहा हूँ? ये तो जो एम्प्लॉय है उसकी एक्सपर्टीज के ऊपर होता है कि कितना उसको पे किया जाए। उसका एक्सपीरियंस होता है, उसके पास क्या एक्सपर्टीज है, उसको हिसाब से देखते हुए, और जो मार्केट का जो ट्रेंड चल रहा होता है उस सर्टन पोजीशन के लिए, उसको जाहिर है देख करके ही आपको फिर उसको सैलरी जो है वो देना पड़ती है। कॉम्पिटिटिव सैलरी जिसे कहते हैं, कॉम्पिटिटिव पैकेज जो होता है वो देना पड़ता है। अगर आप कम पैसे देंगे तो वो 2 महीने आपके पास काम करेगा, कहीं और अच्छी जगह मिलेगी तो वहां भाग जाएगा काम करने के लिए। तो यू नीड टू पैम्पर योर एम्प्लॉय। अच्छा, लास्ट थिंग इज कि सर मुझे ये बताएगा, फॉर एग्जांपल मैं उसी बात पे आ जाता हूँ स्टूडेंट पे ही, कि एक स्टूडेंट है, ठीक है, अब उसको फॉर एग्जांपल बाहर अब्रॉड पढ़ने जाना है, तो वो कितना एक माइंडसेट बना के रखे कि मुझे अपनी जेब में कितनी अमाउंट मेरे पास एक होनी चाहिए टू गो देयर टू स्टडी अब्रॉड? मेरा तो ये है, इस पे डिफरेंट कंट्रीज की डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स होते हैं। अब मलेशिया का डिफरेंट होगा, तो इट डिपेंड्स कि कहाँ जा रहा है चाह रहा है, उसी हिसाब से होता है। लेकिन आपको एज ए स्पॉन्सर किसी को अगर शो करना है अपने पेरेंट्स को, या कोई गार्जियन को, तो उसके उसके पास 40-50 लाख रुपए का फंड्स होने चाहिए शो करने के लिए। वो बाद में भले वो यूटिलाइज करे ना करे, बट इतना शो करना जरूरी है ताकि आपका केस स्ट्रांग हो जाए। तो ये अमाउंट हमें बैंक में दिखानी पड़ेगी, शो करनी पड़ेगी, और स्कॉलरशिप्स वगैरह का भी बस बता दीजिए मुझे। जी बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल, कम से कम जब तक कि आपका वीजा अप्रूव नहीं हो जाता, वीजा स्टिकर नहीं हो जाता, तब तक कि आपको उसमें छोड़नी पड़ेगी। उसके बाद फिर आप यूटिलाइज कर सकते हैं उसको। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, आपने टाइम ठीक दिया, है। बहुत शुक्रिया आपका, और काफ़ी कोई कुछ बात नहीं, सीखने को कोई मिला बात नहीं। आपसे। और फिर गुड। मैं माजरा चाहता हूँ, बहुत दफ़ा इंटरनेट जो है वो, बिल्कुल या थैंक यू। ओके। हमारे साथ मिस्टर मसूद रिजवी मौजूद थे, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा इंटरव्यू करने का, और उम्मीद है कि जो लोग देख रहे होंगे उनकी भी नॉलेज में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ होगा। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। आई एम वेरी थैंक यू, थैंकफुल टू। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। खुश रहिए। थैंक यू सर।